कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिते, यानी हमारे कर्तव्य में कर्म है और कर्तव्य है और दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पत्र के जरिए देशवासियों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में यह पत्र माध्यम से आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुए। पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के पिछले 1 साल के कार्यकाल की बहुत सारी उपलब्धियों की याद दिलाते हुए कहा कि 1 वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय लेकर कदम भी बढ़ाए। उन्होंने अपनी कोशिशों की रेखांकित करते हुए यह कहने में कोई झिझक नहीं दिखाई कि उनमें कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं हो सकती है। कोरोना से मुकाबला में भी जनता के धैर्य और साहस की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा, हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपनी वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम अपने विजयी होंगे। हमारे यहाँ कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते, कृतम में दक्षिण हस्ते, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिते, यानी हमारे एक हाथ में कर्म है और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नज़रिया बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश में सामाजिक या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर देश आगे बढ़ रहा है और यह यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। 1 साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। आज जन जन से जुड़ी जन जन की जनशक्ति राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। मेरे दोस्तों, ये जो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर और नवभारत टाइम्स से, इसे जरूर नोट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लड़ाई लंबी है लेकिन हम विजयी पथ पर चल पड़े हैं। लड़ाई लंबी है लेकिन हम विजयी पथ पर चल पड़े हैं। दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के साथ वोट किया। इसके बाद 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता हुआ भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा। पहले कार्यकाल की उपलब्धियों की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं अपने गरीबों को बैंक खाते खोलकर उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनाकर, घर बनवाकर गरीबों की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी का, किसानों की एमएसपी की वर्षों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। एक तरह से यह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। वर्ष 2019 में से अपने कार्यकाल के प्रधानमंत्री ने बड़े सपनों की उड़ान बताया। आर्टिकल 370 राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक, नागरिकता संशोधन कानून जैसे ऐतिहासिक फैसलों को जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा में कोई नई गति दी है। इस दौरान गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों की वजह से शहरों और गांवों के बीच की खाई कम हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की 10% से ज़्यादा हो गई है। 1 साल के कार्यकाल के प्रत्येक दिन 24 घंटे पूरी सजगता, संवेदनशीलता से काम हुआ और निर्णय लेकर किए गए। कोरोना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक ओर जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी से बड़ी महाशक्तियां, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा भारत विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का समूह सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स के सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर अपने यहाँ दिखाया गया। इस भारत की श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को तकलीफ और असुविधा ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जीवन में हो रहे असुविधा जीवन का पर आफत में न बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है,
वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। यह एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा संभली हुई स्थिति में है। यह लंबी लड़ाई है, यह लंबी लड़ाई है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सब का सामूहिक संकल्प है। अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान चक्रवात के दौरान जिस हौसले के साथ वहाँ के लोगों ने स्थितियों का मुकाबला किया, चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम किया, वो अभी हम सभी के लिए एक बड़ी पीड़ा है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकता है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन्होंने जो एक साल में उपलब्धियां प्राप्त की है वो अतुलनीय है, बहुत ही शोभनीय है। The next topic is from the Hindu newspaper, a moment for civilizational introspection. A moment for civilizational introspection. There is a collective culpability in the social crime during lockdown of the dispossessions of India's working poor. This article was written by Harsh Mandir. The autonomic months of the national lockdown lay bare may troubling truths about the profound estrangement of the people of the privileged from the working poor. They reveal a society in which the privileged are extraordinarily comfortable with inequality and wanting to in elementary empathy and solidarity. They confirm that the veneer of the modernity and the progressive egalitarian values of the constitutional remain in the prophetic words of the Baba Sahib Bhimrao Ambedkar, no deeper than a coat of paint, no deeper than a deep of coat, no deeper than a coat of paint, no deeper than a coat of paint, no deeper than a coat of paint, no deeper than a coat of an exile for the poor. In this writer's book, Looking Away, Inequality, Prejudice, and Indifference in New India, I describe the Indian rich and middle class to be among the most uncaring in the world, mired still in the cruelties of the case and class with a singular capacity to look at injustice and suffering and just turn their faces away. I wrote of the exile of the poor from our conscience and our consciousness. The lockdown disclosed preciously how absolute and unforgiving in this exile. For any young person growing up in the middle class home, the poor are visible at every turn, but only in their instrumentally as people who exist to service our every need. They never know them as a classmates, as a colleagues, or the competitors at work, or as friends in the playground or cinema theater. When the COVID-19 infections hit us, we know working poor suddenly as a dangerous potential spreaders. We wanted them suddenly at bay. We ignored that it was not the poor who endangered us, but we who endangered the poor when they came into a contact with us. After all it was people who could afford flight tickets who brought the novel coronavirus into India. We welcome the strategy of the lockdown possibly the hardest and the largest in the world with the smallest relief package. We felt safe, locked in our homes, deprived in domestic help. We are inconvenienced but adjusted willingly for our own safety. We adjusted also to working from home, secure that our salaries and the savings would tide us through. With running water on tap, we washed our hands regularly. We were untroubled because our health insurance would pay for treatment in expensive private hospitals. We grappled with the boredom and the occasional depression, but it was a time also it rebuilt our bonds with our families.